नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है 1 अप्रैल 2025 से अगर आप करंट अकाउंट में इन लिमिट से ज्यादा जो लिमिट है हम आपको बताने वाले हैं। तो करंट अकाउंट में अगर आप लिमिट से ज्यादा के ट्रांजैक्शन करेंगे तो अब आपको आ सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस। दोस्तों, हम सभी को पता है सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है जिसमें लिमिट जो है वो 10 लाख की दी गई है। सेविंग बैंक अकाउंट में आपको 10 लाख की लिमिट दी जाती है। अगर इसके ऊपर आपको ट्रांजैक्शन करने होते हैं तो उस केस में बैंक जो है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देता है, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा नहीं है। करंट अकाउंट के अंदर जो लिमिट है वो 5 गुना ज्यादा होती है, 5 से 10 गुना यहां पर ज्यादा होती है सेविंग बैंक अकाउंट से। करंट अकाउंट जो डेली के ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, डेली के ज्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन हो गया या फिर प्रोफेशनल हो गए, जैसे सीए है, एडवोकेट है, जिनको डेली के ट्रांजैक्शंस करने हैं वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं। लेकिन जो लोग सेविंग पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या किसी को पेंशन मंगवानी हो, आपको सैलरी के लिए, तो अगर आपका डेली का ट्रांजैक्शन नहीं है, डेली के आप 1 या 2 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या महीने के 4 या 5 ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में आपके लिए सेविंग अकाउंट बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन जो लोग डेली के ट्रांजैक्शन करते हैं और बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं उन लोगों के लिए करंट अकाउंट होता है, जिनमें लिमिट भी यहां पर ज्यादा होती है सेविंग के मुकाबले। सेविंग के मुकाबले 10 लाख की लिमिट है, लेकिन करंट अकाउंट में आपको 5 से 10 गुना ज्यादा लिमिट मिल जाती है जहां पर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन को लेकर है। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला, कितना आप कैश जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं करंट अकाउंट के अंदर, इसके लिए क्या लिमिट दी गई है। दूसरा, कितना कैश आप विड्रॉ कर सकते हैं करंट अकाउंट में, उसके लिए भी क्या यहां पर लिमिट स्पेसिफाई करी है। तीसरा, क्या आपको टैक्स या टीडीएस लगने वाला है अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो उसके लिए क्या लिमिट्स दी गई है यह जानना आपके लिए जरूरी है। इसी के साथ साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिए क्या लिमिट दी गई है करंट अकाउंट पर्पस के लिए, यानी करंट अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, तो उसके लिए पैन आधार कार्ड के लिए क्या लिमिट दी गई है। इसके अलावा आप ट्रांजैक्शन अगर ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑनलाइन करते हैं, यूपीआई से करते हैं या फिर कैश से करते हैं, तो उसके लिए यहां पर क्या लिमिट दी गई है करंट अकाउंट में। कितने करंट अकाउंट जो है वो आप ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट यानी कितने ओपन कर सकते हैं, कितने आप करंट अकाउंट रख सकते हैं, कितना मैक्सिमम बैलेंस जो है वो आप करंट अकाउंट में रख सकते हैं। इसी के साथ साथ करंट अकाउंट की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स में कैसे यहां पर रिपोर्टिंग होती है करंट अकाउंट को लेकर, तो इन सभी बातों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं करंट अकाउंट रिलेटेड। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो इन डिटेल को जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद अगर इन लिमिट से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। यह भी जानेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो कितने दिनों तक आपको नोटिस जो भेज सकता है, कितने पीरियड के अंदर आपको नोटिस भेजेगा, कितने साल के अंदर भेजेगा, क्योंकि जिस साल आप करेंगे ट्रांजैक्शन उस साल नहीं भेजता, लेकिन उसमें 2-3 साल या 10 साल कब तक यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, आपको इन ट्रांजैक्शन की डिटेल मांग सकता है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप करंट अकाउंट खुलवा चुके हैं या आपके पास करंट अकाउंट है तो 1 अप्रैल 2025 से आप ध्यान रखिएगा करंट अकाउंट में इस लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन ना करें, अन्यथा आप यहां पर इनकम टैक्स नोटिस आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं करंट अकाउंट के अंदर कितना ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनकम टैक्स की नोटिस आपको नहीं आएगी। सबसे पहले बात करते हैं करंट अकाउंट के अंदर आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना कैश आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप करंट अकाउंट है आपके पास तो कितना पूरे साल में आप कैश डिपॉजिट कर पाएंगे, कितना विड्रॉल कर पाएंगे। आइए जानते हैं क्या है इसकी लिमिट। ध्यान रखिएगा, यहां पर कैश डिपॉजिट है और कैश विड्रॉवल दोनों के लिए यहां पर सेम लिमिट दी गई है, चाहे आप कैश डिपॉजिट करवाएं या कैश विड्रॉ करें। कैश डिपॉजिट की बात करें तो ₹50 लाख 50 लाख या उससे ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं पूरे साल में
तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग जो है यहां पर कर दी जाएगी। कैश विड्रॉ की भी बात करें तो यहां पर भी 50 लाख की लिमिट दी गई है, 50 लाख और मोर। तो ध्यान रखिएगा ये जो 50 लाख की लिमिट है दोनों को मिलाकर नहीं है, दोनों के लिए इंडिविजुअल 50 लाख है। यानी आप 49,99,999 तक का ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। अब यहां पर रिपोर्टिंग कौन करता है? बैंक करेगी और कोऑपरेटिव बैंक। अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, तो इस केस में ये आपकी रिपोर्टिंग कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको फिर नोटिस भेज सकता है। लेकिन अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं, ट्रांजैक्शन अगर आप 50 लाख या उससे ज्यादा भी क्यों ना करते हो, तो यहां पर पोस्ट ऑफिस आपकी रिपोर्टिंग नहीं करेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस में आप करंट अकाउंट खुलवाकर कितना भी ट्रांजैक्शन करते हो, कैश का डिपॉजिट करते हो, कैश विड्रॉल करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, तो वहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अब ये जो 50 लाख की लिमिट है, इसमें भी ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा करंट अकाउंट क्यों ना हो। तो चाहे एक बैंक में हो तो एक बैंक में आपका एक अकाउंट हो, दो अकाउंट हो, तीन अकाउंट हो, कितने भी अकाउंट हो, सभी को मिलाकर ये 50 लाख की लिमिट दी गई है। इसी के साथ साथ चाहे आप सिंगल ट्रांजैक्शन करते हो या फिर एग्रीगेट ट्रांजैक्शन आप क्यों ना कर रहे हो, यानी एक बार में ही आपने 50 लाख रुपए डाल दिए करंट अकाउंट में, या फिर आपने 10-10 लाख के 5 ट्रांजैक्शन कर दिए। अगर आप 10-10 लाख के 5 ट्रांजैक्शन भी करते हैं या सिंगल अकाउंट करते हैं, तो भी यहां पर जो है आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कैश डिपॉजिट के लिए अलग से 50 लाख की लिमिट है, और कैश विड्रॉ अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी 50 लाख की लिमिट दी गई है। इससे ज्यादा की आप करेंगे तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक आपकी रिपोर्टिंग कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। चाहे एक अकाउंट हो, एक से ज्यादा अकाउंट हो, पूरे साल में यह लिमिट देखी जाएगी, यानी अप्रैल से लेकर मार्च के पीरियड में। तो अप्रैल से लेकर मार्च के पीरियड में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आपने 50 लाख एक बार में ही यहां पर डाल दिए या विड्रॉ कर दिए, या एग्रीगेट 10-10 लाख रुपए आपने डाले या विड्रॉ किए, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो एक चीज, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर आप डिफरेंट बैंक में करते हैं, अलग अलग बैंकों के अंदर करते हैं, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग कब होगी? जब 50 लाख पर बैंक या पर कोऑपरेटिव बैंक अगर होता है तो यहां पर दी गई है। तो 50 लाख की ये जो लिमिट है वो पर बैंक पर है। तो अलग अलग बैंकों में करेंगे तो उस केस में आपके 50 लाख की हर एक बैंक की दिखाई देगी। जैसे कि अगर आप आईसीआईसी में करते हैं तो वहां पर 50 लाख की लिमिट है डिपॉजिट और विड्रॉल की, एचडीएफसी में करते हैं तो वहां पर 50 लाख की लिमिट है। ऐसा नहीं है दोनों बैंक को मिलाकर 50 लाख की नहीं है, इंडिविजुअल बैंक को मिलाकर 50-50 लाख की लिमिट दी गई। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आसानी से आप समझ पाएंगे कि कितना कैश डिपॉजिट और कितना कैश विड्रॉ आप करेंगे, तो उस केस में आपको करंट अकाउंट में नोटिस नहीं आएगी। अपने एग्जांपल पर, तो करंट अकाउंट है, कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं, कैश विड्रॉल कर रहे हैं, 50 लाख की लिमिट कैश डिपॉजिट में भी आपको मिलेगी, 50 लाख की लिमिट कैश विड्रॉल में भी आपको मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं, आपने आईसीआईसी बैंक के अंदर करंट अकाउंट ओपन करवाया है, तो उस केस में अप्रैल महीने में आपने 20 लाख रुपए जमा किए, लेकिन आपने यहां पर विड्रॉ कितने कर दिए? 30 लाख रुपए कर दिए। फिर आपने अक्टूबर महीने में 10 लाख रुपए जमा करे थे, विड्रॉ आपने 20 लाख कर दिए। इसके बाद आपने दिसंबर में 10 लाख रुपए और जमा किए थे और 10 लाख रुपए आपने निकाले भी थे। अब इसमें देखते हैं, टोटल यहां पर आपको देख रहा है कि 40 लाख यहां पर आपने जमा करे हैं पैसा, और यहां पर आपने 60 लाख रुपए निकाले हैं। तो इस केस में यहां पर जो कैश विड्रॉवल है इसकी रिपोर्टिंग आपकी कर दी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन इस 40 लाख रुपए की रिपोर्टिंग नहीं करी जाएगी क्योंकि ये 40 लाख 50 लाख से कम है, जिस वजह से कैश डिपॉजिट की आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन कैश विड्रॉल अगर आपने करवाया है 50 लाख से ज्यादा तो इसकी रिपोर्टिंग कर दी। अगर आपका एक करंट अकाउंट है, एक करंट अकाउंट में आपने डिफरेंट डेट पर ट्रांजैक्शन किए हैं। अब बात करते हैं, आपके दो करंट अकाउंट है सेम बैंक में, आईसीआईसी बैंक है जिसमें आपका एक करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट दूसरा है और करंट अकाउंट तीसरा है, यानी अलग अलग करंट अकाउंट है, एक करंट अकाउंट से ज्यादा आपका है। तो इस केस में आपने यहां पर 30 लाख यहां पर जमा करे पहले करंट अकाउंट में, दूसरे करंट अकाउंट में भी आपने 30 लाख रुपए जमा करे, तीसरे करंट अकाउंट में आपने 20 लाख रुपए जमा करे। विड्रॉल की बात करें तो यहां पर आपने 10 लाख रुपए विड्रॉ किए थे, दूसरे करंट अकाउंट में 20 लाख विड्रॉ किए और तीसरे करंट अकाउंट में 5 लाख विड्रॉ किए। अब टोटल यहां पर 80 लाख रुपए जो है आपने जमा किए हैं तीन अलग करंट अकाउंट में एक ही बैंक में, यानी यहां पर आपने एक ही बैंक में किए हैं
और विड्रॉ की बात करें तो यहाँ 35 लाख रुपए जो है वो आपने विड्रॉ की है। तो अब यहाँ पर लिमिट आपको कैसे देखनी है, पर अकाउंट देखनी है? नहीं, सभी अकाउंट को मिलाकर एग्रीगेट यहाँ पर लिमिट देखनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश डिपॉजिट में 50 लाख से ज्यादा है तो इस केस में रिपोर्टिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा नहीं है विड्रॉल में तो उस केस में रिपोर्टिंग नहीं होगी। एग्जाम्पल पर तो आप यहाँ पर अलग अलग बैंकों के अंदर यानी डिफरेंट बैंक के अंदर अगर कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल करते हैं करंट अकाउंट में, आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया या फिर एक्सिस बैंक हो गया, तो कैश डिपॉजिट आप कितने में कर रहे हैं? तो आईसीआईसी बैंक की बात करें तो 40 लाख रुपए यहाँ पर आपने 30 लाख रुपए निकाले हैं। अब यहाँ पर अलग अलग बैंकों में आपने किया है तो 40 लाख और 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख रुपए आपने जो है कैश डिपॉजिट निकाला है। 50 लाख से लिमिट यहाँ पर ज्यादा है। और इसकी बात करें तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए जो है आपने यहाँ पर विड्रॉ किए हैं। तो अब यहाँ पर टोटल लिमिट नहीं देखनी है क्योंकि हमारी अलग अलग बैंक है, तो पर बैंक के हिसाब से देखेंगे। आईसीआईसी बैंक में आपने कैसे जमा किया है 40 लाख, 50 लाख से कम है तो इस केस में यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन 55 लाख आपने विड्रॉ किया है तो यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। एचडीएफसी में 60 लाख किया तो यहाँ पर रिपोर्टिंग आपकी कर दी जाएगी एचडीएफसी द्वारा, लेकिन इस 20 लाख की कैश विड्रॉल की आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। एक्सिस बैंक की बात करें तो यहां पर भी आपका 10 लाख है और 30 लाख यहां पर भी कम है, तो दोनों ही केस में यहां पर आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा अलग अलग बैंक है तो ओवरऑल लिमिट आपको नहीं देखनी है, पर बैंक के हिसाब से यहां पर लिमिट देखनी है। जो लिमिट यहां पर 50 लाख से ज्यादा होगी बस उसी की यहां पर जो रिपोर्टिंग बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा कर दिया। आ जाते हैं अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कर रहे हैं कैश विड्रॉल कैश डिपॉजिट, आइए उसको देख लेते हैं। तो 22-23, 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो 24-25 में आपने कैश डिपॉजिट करवाया था यहां पर 40 लाख ने कैश विड्रॉ करे हैं, तो इस केस में यहां पर आपका हो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपने यहां पर जमा करें और 1 करोड़ रुपए यहां पर आपने निकाले हैं। तो यहां पर भी आपको ओवरऑल लिमिट नहीं देखनी है, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग 50 लाख की लिमिट आपको देखनी है। दोनों ही केस में चाहे कैश डिपॉजिट हो या कैश विड्रॉल हो, दोनों ही केस में आपको 50-50 लाख की लिमिट देखनी है। तो इस केस में यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन कैश विड्रॉ किया है 60 लाख किया, 50 लाख से ज्यादा है तो रिपोर्टिंग हो जाएगी। 10 लाख है नहीं रिपोर्टिंग होगी, 10 लाख है नहीं होगी, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर 25-26 यहां पर रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। पर 20 लाख विड्रॉ किया है तो यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा अलग अलग बैंक है, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर है, तो इस हिसाब से हर फाइनेंशियल ईयर के लिए पर फाइनेंशियल ईयर आपको 50 लाख की लिमिट देखनी है, पर बैंक के हिसाब से आपको 50 लाख या उससे ज्यादा की लिमिट यहां पर देखनी है। अगले एग्जांपल पर तो कैश आपने काउंटर पर जो है डिपॉजिट या विड्रॉ करवाया है, इसके अलावा कैश जो है आपने एटीएम मशीन में जो है वो यहां पर जमा करवाया है या पैसा विड्रॉ किया है, या फिर आप ऑनलाइन यूपीआई से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, नेट बैंकिंग कैसे कर रहे हैं, या फिर एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, इनसे आप कर रहे हैं। तो मान के चलिए काउंटर पर आपने जो है यहाँ पर 20 लाख रुपए जमा करें, पर कैश विड्रॉल आपने जो है 40 लाख रुपए कर दिए हैं। एटीएम की बात करें तो यहाँ पर 30 लाख रुपए आपने जमा करे थे और 10 लाख रुपए आपने यहाँ पर कैश विड्रॉ किए हैं। यूपीआई की बात करें तो यहाँ पर 55 लाख रुपए आपने जमा किए थे और 60 लाख रुपए आपने निकाले हैं। तो इस केस में जो लिमिट है आपको ओवरऑल नहीं देखनी है, यहां पर जो ऑनलाइन है उनकी यहां पर लिमिट काउंट नहीं होगी, जो यहां पर कैश लिमिट है, कैश काउंटर है, कैश एटीएम है, यह लिमिट देखी जाएगी। तो यहां पर 50 लाख आपकी आ चुकी है तो इस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। यहां पर भी आप देख सकते हैं 50 लाख आपकी आ गई है तो इस केस में भी आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अगर यहां पर 30 लाख होता तो यानी 40 लाख होती यहां पर, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग नहीं होती क्योंकि 50 लाख है तो इस केस में कैश विड्रॉल कैश डिपॉजिट अलग अलग लिमिट देखी जाएगी। इसके अलावा आ जाते हैं अपने अगले एग्जांपल पे। तो सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आप कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल करते हैं और करंट अकाउंट के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगी, यहां पर 9 लाख आपने जमा किए हैं और 12 लाख रुपए आपने विड्रॉ किए हैं। करंट अकाउंट की बात करें तो यहां पर 45 लाख रुपए आपने जमा किए हैं और 55 लाख रुपए आपने निकाले हैं। तो यहां पर भी आपको ओवरऑल लिमिट नहीं देखनी है, ध्यान रखिएगा यहां पर भी दोनों लिमिट मिलाकर नहीं देखना है। सबसे पहले सेविंग अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट के लिए 10 लाख की लिमिट है, करंट अकाउंट के लिए 50 लाख की लिमिट है। तो यहां पर 10 लाख से क्रॉस नहीं हुआ है डिपॉजिट में तो यहां पर नहीं देखना है। विड्रॉल में आपका 10 लाख से ज्यादा हो गया, लेकिन विड्रॉल के केस में ध्यान रखिएगा सेविंग अकाउंट में विड्रॉल पे रिपोर्टिंग नहीं होती है, इसलिए भले ही 10 लाख से ज्यादा क्यों नहीं है, 12 लाख है, फिर भी आपकी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। करंट अकाउंट की बात करें तो डिपॉजिट 50 लाख से कम है, रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन यहां पर 55 लाख विड्रॉल है तो इस केस में करंट अकाउंट में विड्रॉल हो जाएगी। सेविंग अकाउंट में कभी भी विड्रॉल नहीं होगा, चाहे आप 50 लाख विड्रॉ करें, 1 करोड़ विड्रॉ करें या 10 करोड़ रुपए विड्रॉ करें, इस पर आपका जो है रिपोर्टिंग आपकी जो है बैंक द्वारा या पोस्ट ऑफिस द्वारा यहां पर नहीं की जाएगी। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं, ज्वाइंट ए और बी मिलकर,
तो उस केस में अगर आप अलग अलग डेट पर, जैसे कि अप्रैल में, मई में, जून में, ऐसे अलग अलग डेट पर आपने पैसा जो है जमा करवाया, 50 लाख जमा कर दिए, तो यहां पर जो भी कैश जमा करा है 70 लाख रुपए आपने जमा कराए हैं, और यहां पर जो विड्रॉ किया है आपने 60 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। तो इस केस में यहां पर 50 लाख से ज्यादा है तो इसकी रिपोर्टिंग भी होगी और विड्रॉ की भी रिपोर्टिंग होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ए और बी के दोनों ही एआईएस में यहां पर रिपोर्टिंग दिखाई देगी। यानी बैंक जो है वो यहां पर दोनों के ही रिपोर्टिंग करने वाला है, ए और बी, क्योंकि यहां पर ज्वाइंट अकाउंट है, तो इस वजह से यहां पर दोनों में ही रिपोर्टिंग होगी। यानी दोनों जब एआईएस अपना देखेंगे तो वहां पर कैश डिपॉजिट उनको 70 लाख दिखाई देगा, कैश विड्रॉल उनको 60 लाख रुपए दिखाई देंगे। वो उन्हें क्या करना होगा, आईटीआर फाइल करने से पहले फीडबैक देना होगा, जो भी उनके जो ट्रांजैक्शन उनके रिलेटेड है वो उन्हें बताने होंगे, जो उनके रिलेटेड नहीं है वो उन्हें यहां से हटाने पड़ेंगे। उन्हें बताना पड़ेगा कि समझ लीजिए 70 लाख जो डिपॉजिट किया इसमें से 20 लाख उनका नहीं था, या जो ये विड्रॉल किए 60 लाख रुपए उसमें से 30 लाख उनका नहीं था। तो ये फीडबैक आपको जो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर एआईएस में देना। आ जाते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट पे। तो यहां पर कैश अगर आप विड्रॉ करते हैं करंट अकाउंट से तो उस केस में आपका टैक्स यहां पर कटता है। टैक्स हो गया या फिर टीडीएस कह लो, टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, कैश डिपॉजिट पर टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन कैश विड्रॉ अगर आप करते हैं तो यहां पर आपका जो टैक्स है वो कटने वाला है। यहां पर दो चीज ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं, यानी आपने लास्ट 3 ईयर की आईटीआर जो वो फाइल करी है, एक केस ये है। दूसरा जो केस है, आप रेगुलर आईटीआर फाइल नहीं करते, यानी लास्ट 3 ईयर की आईटीआर जो है वो आपने फाइल नहीं करी है, तो इन दोनों ही केस में जो टीडीएस है वो अलग अलग लगने वाला है। अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में एक्सीडिंग 1 करोड़ अगर हुआ, यानी 1 करोड़ से ज्यादा हुआ, तो उस केस में आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा @2% पर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है, 1 करोड़ 20 लाख रुपया आपने कैश विड्रॉ किया है, तो उस केस में सिर्फ 20 लाख पर ही आपका 2% के हिसाब से, यानी 40,000 आपका टीडीएस डिडक्ट होगा और सरकार को जमा होगा। ध्यान रखिएगा, कौन करेगा यहां पर, बैंक करेगी। बैंक में अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक हो गई, और साथ साथ में अगर पोस्ट ऑफिस में भी करते हैं तो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। हमने आपको बताया था पोस्ट ऑफिस में जो है कैश विड्रॉ अगर करते हैं रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, तो रिपोर्टिंग पर्पस यहां पर नहीं होगा, यानी 1 करोड़ से ज्यादा भी अगर आपने कैश यहां पर विड्रॉ किया तो रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन यहां पर आपका टीडीएस जो है वो पोस्ट ऑफिस यहां पर डिडक्ट करने वाली है। इसी के साथ साथ चाहे एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, या फिर आपका सेविंग अकाउंट भी क्यों ना हो, करंट अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, यहां पर लिमिट जो है वो 1 करोड़ की दी गई है। पूरे साल के लिए यहां पर लिमिट है, यानी पूरे 1 ईयर के लिए। सिंगल अगर आप करते ट्रांजेक्शन या फिर एग्रीगेट ट्रांजेक्शन करते, यानी आपने सिंगल 1 करोड़ 20 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया, या टुकड़े टुकड़े 10-10 लाख रुपए करके आपने एग्रीगेट ट्रांजेक्शन किए, सभी को यहां पर कंसीडर किया जाएगा। तो एक से ज्यादा अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, सभी को यहां पर कंसीडर किया जाएगा। रेगुलर आईटीआर है तो 2% लगेगा 1 करोड़ के ऊपर। लेकिन अगर आपने रेगुलर आईटीआर फाइल नहीं करी तो इस केस में 3 सिचुएशन आ जाती है। पहली आ जाती है अप टू 20 लाख आपको नील टीडीएस लगेगा, कोई भी टीडीएस नहीं देना है। इसके बाद 2 करोड़ से ज्यादा अगर है, 2 करोड़ से लेकर 1 करोड़, तो उस केस में आपको यहां पर 2% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। और 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसके इसमें 5% टीडीएस डिडक्ट होगा। यही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 करोड़ 20 लाख अगर किया है तो इसके इसमें 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक 80 लाख पर 2%, यानी 1,60,000 रुपया यहां पर आपको टीडीएस कटेगा। इसी के साथ 1 करोड़ यानी 20 लाख पर 5%, यहां पर आपका होगा 1 लाख रुपया। तो टोटल टीडीएस आपका होता है 2,60,000 अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते, रेगुलर फाइल करते तो सिर्फ 40,000 आपका डिडक्ट होगा, अदरवाइज 2,60,000 रुपया टीडीएस आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर कोऑपरेटिव बैंक है तो वहां पर लिमिट 3 करोड़ की देखी जाएगी, ना कि 1 करोड़ की। ध्यान रखिएगा, ये जो 1 करोड़ की लिमिट दी गई है वो यहां पर 3 करोड़ की हो जाएगी अगर कोऑपरेटिव बैंक है। आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तो यहां पर आपको मैंडेटरली आईटीआर फाइल करनी पड़ जाती है अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं करंट अकाउंट के अंदर। तो क्या लिमिट दी गई है इसके लिए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी जो होगी उससे अगर इनकम कम हुई आपकी तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। 2.5 लाख रुपए इन केस अगर आप जनरल सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 3 लाख की होती है, और 5 लाख इन केस अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है।
न्यू रिज्म की बात करें तो उसके इसमें 3 लाख है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, और पे इन केस फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 से। तो ओल्ड रिज्म न्यू रिज्म की यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी गई है, इससे इनकम कम है लेकिन आपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो मैंडेटरी आईटीआर आपको फाइल करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है, ध्यान रखिएगा डिपॉजिट किया है, चाहे कैश हो या ऑनलाइन मोड हो, यूपीआई हो, चेक से हो, एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो, कोई भी तरीके से आपने पैसा जो है जमा किया है, डिपॉजिट किया है, तो ध्यान रखिएगा 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा, 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में, चाहे एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, ध्यान रखिएगा यहां पर पैन इसके हिसाब से लिमिट दी गई है, यहां पर बैंक के हिसाब से लिमिट नहीं दी गई है। यानी अगर आप 10 बैंक अकाउंट के अंदर भी जमा करते हैं तो भी यहां पर सभी 10 बैंकों का यहां पर देखकर गिना जाएगा, पर पैन के हिसाब से यहां पर लिमिट दी जाएगी, चाहे आपने सिंगल अमाउंट डाला हो या एग्रीगेट पैसा डाल रहे हैं। तो आपको आईटीआर जो है वो फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का अगर आप जमा करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहां पर पोस्ट ऑफिस में अगर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे तो उसके इसमें आपको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी नहीं होगी। पोस्ट ऑफिस के अलावा अगर आप बैंक में करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में करते हैं, तो उसके इसमें आपको यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा आपने किया है, चाहे एक बैंक में किया है 10 बैंक में किया है, यहां पर लिमिट देखी जाएगी। एक तो यह है कि आपने डिपॉजिट किया है, दूसरा अगर आपका टर्नओवर हुआ या आपने सेल किया है या आपकी ग्रॉस रिसिप्ट हुई है जो आपके करंट अकाउंट में आई है, तो ध्यान रखिएगा बिजनेस के केस में यहां पर 60 लाख से ज्यादा की अगर है, और अगर प्रोफेशनल है तो उस केस में यहां पर 10 लाख से ज्यादा की है, तो इस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा टर्नओवर हो, सेल हो, ग्रॉस रिसिप्ट हो, करंट अकाउंट से कर रहे हैं, बिजनेस के केस में 60 लाख है उससे ज्यादा है, 60 लाख है उससे ज्यादा है, और प्रोफेशनल के केस में 10 लाख है उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा डिपॉजिट करते हैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अपनी चौथी लिमिट में तो आपको यहां पर पैन कार्ड और आधार कार्ड देना मैंडेटरी होता है इन केस अगर आपका करंट अकाउंट है तो ध्यान रखिएगा अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो पैन कार्ड आधार कार्ड देना मैंडेटरी होगा। इसके लिए लिमिट भी यहां पर जारी करी गई है। अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो उस केस में आपको आधार कार्ड देना और पैन कार्ड देना मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर कैश विड्रॉ करते हैं तो भी आपको पैन कार्ड आधार कार्ड देना जरूरी होता है अगर आपके पास करंट अकाउंट है। तो ओपनिंग अकाउंट ओपन के लिए कोई लिमिट नहीं है, यहां पर कोई लिमिट नहीं है। आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको यहां पर पैन कार्ड आधार कार्ड देना होगा। लेकिन अगर आप डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं तो उस केस में 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अगर आप कर रहे हैं, चाहे सिंगल ट्रांजैक्शन हो या फिर एग्रीगेट आप कर रहे हैं, यानी 5-5 लाख रुपए करके आप कर रहे हैं या 20 लाख एक बार में ही कर रहे हैं, इसके अलावा चाहे एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट क्यों ना हो, बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, तो यहां पर पोस्ट ऑफिस भी दी गई है, पोस्ट ऑफिस में भी आपको यहां पर पैन कार्ड आधार कार्ड देना होगा, या फिर कोऑपरेटिव बैंक भी क्यों ना हो। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड देना आपके लिए मैंडेटरी होगा। अकाउंट ओपन करवाते हैं तो भी मैंडेटरी है, और अगर 20 लाख से ज्यादा सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एग्रीगेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी 5-5 लाख रुपए आप जमा कर रहे हैं या 5-5 लाख रुपए आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो भी आपको यहां पर पैन कार्ड आधार कार्ड देना जरूरी होगा। एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक में भी क्यों ना हो, पैन कार्ड आधार कार्ड देने के लिए लिमिट दी गई है। करंट अकाउंट में यहां पर 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा आपका होगा तो उस केस में यहां पर दिया जाएगा। साथ ध्यान रखिएगा ये जो डिपॉजिट कैश और विड्रॉल है यहां पर करंट अकाउंट प्लस चाहे आपका सेविंग अकाउंट भी क्यों ना हो, दोनों के लिमिट यहां पर 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा की। अगले पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट पे, तो अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं करंट अकाउंट में तो उसके लिए यहां पर क्या लिमिट क्या यहां पर दिया गया है। करंट अकाउंट में ऑनलाइन करते हैं या कैश में भी अगर क्यों ना करते हैं, जो कैश हमने बताई थी, अगर आप कैश में भी क्यों ना कर रहे हैं, कैश प्लस ऑनलाइन अगर दोनों में अगर आप करते हैं करंट अकाउंट में, तो ध्यान रखिएगा जीएसटी का यहां पर जो है रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए जरूरी हो जाता है, लेकिन इसके लिए लिमिट दी गई है। अगर आपका सर्विस है, यानी आप सीए हैं, एडवोकेट हैं, या अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो उसके इसमें 20 लाख की लिमिट है। तो 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं करंट अकाउंट में
तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। सर्विस के अलावा अगर आपका गुड्स है, सिर्फ गुड्स है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ गुड्स में आप डीलिंग करते हैं, तो उस केस में 40 लाख की लिमिट दी गई है। इसके अलावा आपका गुड्स है प्लस सर्विस है, तो उस केस में 20 लाख की लिमिट दी गई है। 20 लाख से ज्यादा अगर आपने कैश में कर दिया या ऑनलाइन कर दिया, यूपीआई आपने कर दिया, एनईएफटी आपने कर दिया, आरटीजीएस आपने कर दिया, चेक से आपने कर दिया, या फिर आपने पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया, कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे आप ऑनलाइन है या कैश कर रहे हो, ये सारे ट्रांजैक्शन अगर आप करंट अकाउंट से करते हैं, सर्विस के केस में 20 लाख रुपए, गुड्स के केस में एक्सक्लूसिव गुड्स केस है, इंट्रा सप्लाई अगर आप करते हैं तो उस केस में 40 लाख की लिमिट है। गुड्स और सर्विस है, चाहे इंट्रा और इंटर हो, दोनों में यहां पर 20 लाख की है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, यानी एक सिटी से दूसरे सिटी, गुजरात से अगर आप यहां पर महाराष्ट्र करते हैं या फिर महाराष्ट्र से अगर आप दिल्ली करते हैं, तो उस केस में कोई लिमिट नहीं दी गई है। 1 रुपए का भी आपने करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया है तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर हुआ, सेल हुआ, तो उस केस में आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। 2 करोड़ तक यहां पर आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में बेनिफिट मिलता है, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप जो इनकम दिखा सकते हैं 2 करोड़ तक। इसके अलावा अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आपको ऑडिट कराना है। लेकिन अगर 10 करोड़ और 1 करोड़ के बीच में अगर आपके ट्रांजैक्शन है तो उस केस में 5% से ज्यादा आपको कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं, तो उस केस में आपको ऑडिट से यहां पर एग्जम्पशन दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है, साथ में आपको 1 करोड़ से ज्यादा होने पर ऑडिट भी करवानी पड़ सकती है इनकम टैक्स में। आइए कुछ और जानकारी जान लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ करंट अकाउंट जो है वो आप रख सकते हैं। तो कितने अकाउंट आप रख सकते हैं, 1, 2, 3, तो यहां पर कितना यहां पर अलाउ किया है, तो ऐसी कोई भी लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है। नो लिमिट प्रिस्क्राइब बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ना ही आरबीआई द्वारा कोई लिमिट प्रिस्क्राइब करी है कि कितने भी आप करंट अकाउंट रख सकते हैं। आप चाहें तो 2 रख सकते हैं, आप चाहे तो 5 रख सकते हैं, आप चाहे तो 10 रख सकते हैं। लेकिन जो बढ़िया माना गया है 2 से 3 आप रखेंगे तो आपको यहां पर संभालने में, यानी करंट अकाउंट मैनेज करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर ज्यादा रखेंगे तो उस केस में आपको बैंक चार्जेस या फिर अदर जो भी चार्जेस लगते हैं वो यहां पर आपको ज्यादा लगने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी करंट अकाउंट है वो आपको आईटीआर में जो है वो दिखाने पड़ते हैं। तो जितने भी ज्यादा करंट अकाउंट होंगे सभी के सभी आपको दिखाने हैं, चाहे आपके एक्टिव हो, चाहे इनएक्टिव हो, चाहे आपने क्लोज भी क्यों ना कर दिया हो अकाउंट को, आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर, अकाउंट नाम, सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर आपको देनी पड़ती है। जितने भी आपके अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट क्यों ना हो, सारी डिटेल आपको आईटीआर में देना कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं मैक्सिमम कितना बैलेंस आप करंट अकाउंट में रख सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करी है। कितना भी बैलेंस आप अपने करंट अकाउंट में रख सकते हैं, कोई लिमिट यहां पर प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है। तो कोई लिमिट नहीं दी गई है, कितना भी बैलेंस आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कब तक नोटिस आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको नोटिस जो है वो भेज सकता है अगर आपने कैश डिपॉजिट जो किया है, कैश विड्रॉ अगर किया है, और इनको अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है आपके आईटीआर में। तो आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, लिमिट से ज्यादा आपने किया है, यानी 50 लाख रुपए से ज्यादा किया है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन किए हैं, आईटीआर फाइल नहीं करी आपने, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कब तक नोटिस भेज सकता है ये जान लेते हैं। तो यहां पर 2 चीज दी गई है, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपने इनकम कितने की एस्केप करी है ये देखना जरूरी है। जो भी इनकम है या जो भी असेट है, अगर वो आपने एस्केप करी है 50 लाख से कम की है, 50 लाख से कम की है, या फिर जो इनकम है या असेट है जो आपने एस्केप करी है 50 लाख से ज्यादा की, 50 लाख के अंदर है, तो उस केस में 3 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है। 3 साल के अंदर अंदर आपको नोटिस आ सकती है। और 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 10 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है। मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 है अगर आपका, तो असेसमेंट ईयर जैसे ही आपका खत्म होगा प्लस 3 साल, यानी 31 मार्च 2028 तक आपको यहां पर नोटिस जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है। आपसे पूछ सकता है कि जो आपने डिपॉजिट करे थे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में,
वो ये डिपॉजिट किस रिलेटेड है, इसको आपने आईटीआर में क्यों नहीं डिस्क्लोज किया है। तो ध्यान रखिएगा, जिस साल आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस साल आपको छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही असेसमेंट ईयर खत्म हो जाएगा उसके 3 साल तक अगर 50 लाख के अंदर अगर आपने कैश जो है वो 50 लाख के अंदर डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में आपने ये ट्रांजैक्शन करे हैं, तो इस केस में आपको छेड़ सकता है। लेकिन अगर आपने 50 लाख से ज्यादा किया है तो उस केस में 10 साल, यानी असेसमेंट ये 24-25 था, तो यहां पर 31-35 तक आपको यहां पर नोटिस आ सकती है। 10 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है, 10 साल का समय रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, वो आपको नोटिस भेज सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आज अगर आप कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो आज नोटिस नहीं आएगी, आपको 3 साल में आएगी या फिर 10 साल के अंदर अंदर कभी भी आ सकती है। और जब नोटिस आपको आएगी तो सिर्फ आपसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा, आपकी जो कैश डिपॉजिट है कैश विड्रॉल है ये आपकी इनकम भी मानी जाएगी, आप पर टैक्स भी लगाया जाएगा, आप पर इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा, पेनल्टी भी लगाई जाएगी और इसके साथ साथ आप पर प्रोसिक्यूशन भी चलाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉ जो है करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, लिमिट के अंदर करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट से ज्यादा करेंगे और रिपोर्टिंग इनकम टैक्स में नहीं करेंगे, आईटीआर नहीं सही से फाइल करेंगे, तो उस केस में आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो में अगर कोई डाउट है क्वेरी है तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के वीडियो का ही खत्म करते हैं, धन्यवाद।